Hello, let's start with the third chapter of CB1, that is taxation. इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने के वाले हैं कि इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज पे किस तरीके से कौन से टैक्सेस लगाए जाते हैं और उनसे उनके वेलफेयर पे क्या फ़र्क पड़ता है और उनकी कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडिविजुअल टैक्सेशन से, फिर हम बढ़ेंगे कंपनी टैक्सेशन में और फिर हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, अदर टैक्सेस और डबल टैक्सेशन रिलीफ जैसे टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल टैक्सेशन में। इंडिविजुअल टैक्सेशन में हम पहले पढ़ने वाले हैं पर्सनल टैक्सेशन। पर्सनल टैक्सेशन है, ये लगाया जाता है उन लोगों पे जो हैं सोल ट्रेडर्स, जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो हैं किसी कंपनी में एम्प्लॉयड। ये उन उन लोगों पे लगाए जाते हैं। इसमें टैक्स किन किन चीज़ों पे लगाया जा सकता है वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पहली आती है इनकम, भले वो कैश में हो या वो काइंड में हो। दूसरी आती है हमारी वेजेस एंड सैलरीज, ये भी एक हमारी तरीके की इनकम है, ये भी टैक्स में इंक्लूड होती है। फिर आता है हमारा रेंटल इनकम। इसके बाद आती है हमारी कैपिटल गेन इनकम और एक तरीके की इनकम होती है जो इनहेरिटेड वेल्थ पे इनकम होती है। फिर एक तरीके की इनकम होती है जो आपने एसेट्स ओन कर रखे हैं उस पे है। अब इन इनकम्स पे टैक्सेस कैसे लगे जाते हैं ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चार तरीके के टैक्सेस हम बेसिकली देखने वाले हैं पर्सनल टैक्सेशन के अंदर। पहला है हमारा इनकम टैक्स, जो लगेगा इंडिविजुअल की इनकम पे, वेजेस पे, सैलरीज पे, इन तीनों चीज़ों पे लग जाएगा वो। फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीजीटी बोल सकते हैं। ये लगेगा इंडिविजुअल ने अगर एक एसेट खरीदा था फिर उसको एक महंगे प्राइस पे बेच दिया, तो जो उसने इन्वेस्टमेंट गेन पाया उस पे, जो एक उसने चार्जेबल गेन पाया उस पे क्या टैक्स लग रहा है, इसको बोलते हैं सीजीटी। इसके बाद हमारे पास आता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स लगता है आपकी प्रॉपर्टी पर, आपने जो एसेट्स होल्ड करे हुए हैं उन पर। फिर आता है इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स, अगर आपको किसी से वेल्थ ट्रांसफर हुई है किसी की डेथ पे तो उस पे भी टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। अब पर्सनल टैक्सेशन को कंसिडर करते हुए एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंसिडरेशंस फॉर टैक्सेशन और व्हाट आर द की इश्यूज इन कलेक्टिंग टैक्सेस। तो मैं कंसिडरेशन से स्टार्ट करता हूँ इनको। तो पहली कंसिडरेशन है टैक्सिंग कैश फ्लोज। सरकार इंश्योर करना चाहती है कि इंडिविजुअल्स के पास कैश हो टैक्स पे करने के लिए, सफिशिएंट कैश हो टैक्स पे करने के लिए, ताकि वो टैक्स को फाइनेंस कर सके। अगर उसके पास नहीं है तो वो टैक्स नहीं पे पाएगा। तो मेनी कंट्री, मोस्टली काफ़ी सारी कंट्रीज में जो टैक्स कैश फ्लोज हैं वही टैक्स किए जाते हैं। अब आप बोलोगे किसी को इनकम मिली तो वो टैक्स हुई क्योंकि वो इनकम एक कैश फ्लो था। पर इनडिविजिबल यूनिट्स जैसे प्रॉपर्टी, अगर आपने उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम करी तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, वो बड़ा मतलब मुश्किल है क्योंकि वो उस पर कैश फ्लो ही नहीं है। तो काफ़ी कंट्रीज, काफ़ी गवर्नमेंट्स सिर्फ कैश फ्लोज को ही टैक्स करती हैं और बाकी जब इन्वेस्टमेंट इनकम होगी जिस साल, उस साल वो उन पे भी टैक्स लगाते हैं।
मतलब जहाँ पर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी है सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा, यानी कैश फ्लो पे ही टैक्स लगेगा। दूसरा आता है टैक्स टैक्सिंग वंस। सरकार ये भी इंश्योर करती है कि एक इंडिविजुअल को 2 बार टैक्स ना पे करना पड़े। टैक्स किसी को रेवेन्यू सरकार को रेवेन्यू सिर्फ एक एक बार में एक ही बार आए। तो पर ऐसा होता है कि कई बार जैसे प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा दिया, एक इंडिविजुअल को फिर इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी बन रहा है, तो इट्स बेसिकली टैक्सिंग ट्वाइस। हाँ, सो प्रॉपर्टी पे अगर टैक्स लगेगा तो फिर टैक्सिंग ट्वाइस हो जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरे कंसिडरेशन पे, जो है टैक्सिंग इन एडवांस। सरकार ये भी एज्यूम करना इंश्योर करना चाहती है कि इंडिविजुअल के पास उस टाइम कैश हो कि वो टैक्स पे कर पाए। अब ऐसा होता है कि कई बार कंपनी को प्रॉफिट तो हो जाता है पर उसको टैक्स नहीं दे पाता वो, उसकी इनकम तो जनरेट हुई क्योंकि कैश तो रिसीव हुआ नहीं। तो वो कैश को भी इंश्योर करती है कि उसके पास कैश हो, और फिर ये भी इंश्योर करना चाहती है कि किसी को अगर अलाउंस मिलनी चाहिए कोई किसी, तो वो भी हो। तो इसको बोलते हैं टैक्सिंग इन एडवांस। अब टैक्सिंग इन एडवांस के अंदर एक चीज़ और होती है, एक उसको बोलते हैं पेई स्कीम। अब पेई स्कीम टैक्सिंग इन एडवांस तो नहीं है, पेई स्कीम होता है पे एज यू अर्न। तो पेई स्कीम के अंदर जैसे ही टैक्स है वो हमारी एट सोर्स पे ही कट जाता है। जैसे हमने इनकम जनरेट करी तो हमारी सोर्स पे ही कट गया। फिर अगर कोई फाइनल एडजस्टमेंट, फिर उसकी फाइनल असेसमेंट होगी। अगर फाइनल असेसमेंट में अगर हमने ज़्यादा टैक्स पे कर रखा है, लेट्स से आपने इनकम कमाई थी 10,000, उस पे आपका टैक्स था 30%, तो आपने 3,000 रुपये सरकार को दे दिए। पर सरकार ने बोल रखा है कि अलाउंस इज 5,000, यानी अब आपको जो टैक्स पे करना था वो सिर्फ 5,000 पे 30% पे करना था, यानी 1,500 रुपये टैक्स पे करना था। पर आपने जो टैक्स पे कर दिया वो 3,000 रुपये। तो फाइनल असेसमेंट के बाद अगर आपकी लाइबिलिटी बनती होगी तो आपको देनी पड़ेगी, अगर आपकी लाइबिलिटी नहीं है, अगर आपने, तो आपको कुछ रिबेट मिल जाएगी, आपको पैसे रिफंड मिल जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट कंसिडरेशंस फॉर टैक्सेशन। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। पहले हमें ये देखना है, पहले मैं आपको पूरा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूले के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारी जो इनकम होगी उसके बाद हमारे कुछ अलाउंसेस होंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर होंगे, उसको हम माइनस करेंगे। फिर हमारी कुछ टैक्स फ्री इनकम होगी, उसको हम माइनस करेंगे। फिर इनकम अगर हमें कैश में नहीं मिली है, इनकम किसी काइंड में मिली है, तो हम उसको ऐड करेंगे। और अगर हमने किसी पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे हमारे गेन्स हुए हैं, उस पर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो फिर भी हम जो ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम, उसको ऐड करेंगे। बाद में वो एडजस्टमेंट हो जाएगी जैसे हमने बात करी, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम हम ऐड करेंगे। सॉरी, मैंने इन्वेस्ट इनकम इनकम इन काइंड भी ऐड होगी और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम भी ऐड होगी। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम हर एक कंपोनेंट को ढंग से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं अलाउंस को। अलाउंस बेसिकली क्या होता है? अगर आपको लेट से कुछ क्या, आपकी बेसिक इनकम काफ़ी कम है, तो आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट से आपकी एज कुछ ज़्यादा हो चुकी है कि सरकार आपको बोलती है कि आपको इस अमाउंट तक टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हमारा अलाउंस में आता है। तो बेसिकली अलाउंस इज पेइंग earning some amount before paying tax. That amount is not taxable.
तो आपको समझ आ गया होगा अलाउंस क्या होता है। फिर आते हैं टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर पे। टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं बिज़नेस में या अपनी इनकम से, तो वो टैक्सेबल नहीं है। जैसे अगर आप किसी को चैरिटेबल गिफ्ट्स करते हैं सर्टेन अमाउंट तक, तो वो टैक्सेबल नहीं होता, चैरिटी करते हैं तो। अगर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेंशन स्कीम से पैसा लगाते हैं, अगर आप किसी भी पेंशन स्कीम में पैसा लगाएँगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर हो। पर अगर अगर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम में पैसा लगाते हैं, तो वो एक टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर है, अप्रूव्ड पेंशन स्कीम्स। फिर बढ़ते हैं टैक्स फ्री इनकम की तरफ। टैक्स फ्री इनकम यूके के अंदर हम स्पेसिफिक बात करें तो गैम्बलिंग एक टैक्स फ्री इनकम है। अगर आप उनके इंटर इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट में, जैसे इंडिया के अंदर पीपीएफ होता है, उसके अंदर आप पैसा लगाओगे तो वो टैक्स फ्री होता है। फिर अगर आप सोशल सिक्योरिटी में पैसा लगाएँगे, सोशल सिक्योरिटी से आपको कोई बेनिफिट मिलता है, तो वो भी टैक्स फ्री इनकम में आता है। अब टैक्स फ्री इनकम में 2 बातें, एक बात और समझनी है, होता है मीन्स टेस्टेड एंड नॉन मीन्स टेस्टेड। अब बेसिकली मीन्स टेस्टेड क्या होता है कि अगर आपको पता है कि उसकी इनकम का मीन क्या है, मीन मतलब एवरेज नहीं, मीन मतलब उसका रूट क्या है। अगर आपको पता है कि वो आप इंडिविजुअल से ही आया है, तो उस पे टैक्स लगेगा। जैसे अगर कोई भी पेंशन स्कीम है, उसमें पता है कि ये इंडिविजुअल की इनकम से ही आया है, अगर आपको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, तो उस पर वो टैक्स लगेगा। पर अगर लेट्स से एक इनकम सपोर्ट का बेनिफिट है, उसमें नहीं, उसमें वो इंडिविजुअल की इनकम से नहीं आया, आप उसको पहले से ही असेस नहीं कर सकते कि उसको कितना पैसा मिलेगा इनकम सपोर्ट का। तो अब ये जो पैसा है, ये टैक्स नहीं होगा, इट्स नॉट टैक्स्ड। तो ये बेसिकली मीन्स टेस्टेड एंड नॉन मीन टेस्टेड की हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बेसिकली मीन टेस्टेड क्या है? जिसमें आप इंडिविजुअल की इनकम को असेस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और नॉन मीन्स में आप उसकी इनकम को आप असेस और टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये भी टैक्स फ्री इनकम है। अब बढ़ते हैं कुछ आगे। अब आता है हमारे पास इनकम इन काइंड। अगर आपको किसी और तरीके से पैसा मिलता है, लेट्स से आपको कंपनी की तरफ से, अगर आप लेट्स से कंपनी में कैश और सैलरी भी लेते हैं और आपको कंपनी कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स देती है। फ्रिंज बेनिफिट्स बोले तो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो कैश में नहीं है पर काइंड में है। जैसे अगर आपको कंपनी की कार मिलती है, तो वो भी बेसिकली आपकी कॉस्ट बचती है, वो आपकी एक इनकम है। कंपनी कार हो गई, कंपनी के मेडिकल, कंपनी अगर आपको ग्रुप बेनिफिट्स में मेडिकल हेल्प देती है, तो मेडिकल बेनिफिट्स भी हो गया। कंपनी आपके लिए पेंशन से पैसा डालती है। तो अब बेसिकली अब ये जो अलाउंस था, ये माइनस होता है, टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर माइनस होता है, टैक्स फ्री इनकम माइनस होती है। पर जो ये इनकम इन काइंड है, आप सोचिए ये हमारी इनकम बढ़ रही है, तो ये इनकम इन काइंड हमेशा ऐड होता है। अब आते हैं हम आखिरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम पे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम बेसिकली है क्या? अगर आपने लेट्स से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, आपको कैपिटल गेन हुआ, आपने शेयर्स विथड्रॉ, पैसा निकाला कंपनी से, तो आपका टीडीएस टैक्स सोर्स पे ही डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है? अब होता क्या है, कंपनी को अब एक इंडिविजुअल को अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी जो ग्रॉस इनकम है, मतलब लेट्स से उसको शेयर में बेनिफिट हुआ था ₹1000 का, उसने टैक्स पे करा 30%, तो 700 उसके पास नेट हो गया। पर ग्रॉस में जो 100 टोटल, अब टोटल जो वैल्यू है वो असेस होगी ₹1000। अब वो हमारी बाकी इनकम में ऐड होगी इस फॉर्मूले के साथ, और फिर उस पे टैक्स लिया जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है? अब होता क्या है, लेट्स से एक इंडिविजुअल है, उसको अलाउंस दी गई है ₹500 की, तो अगर अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी भी बनती है ₹300, उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ₹500 तो उसको ऑलरेडी अलाउड है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम पहले दोबारा से ऐड होती है, फिर अगर अलाउंस होता है तो वो माइनस हो जाती है। अब
हम बढ़ते हैं इसकी आखिरी चीज़ की ओर, जिसका नाम है टैक्सिंग रेट्स। एक होता है मार्जिनल टैक्स। मार्जिनल टैक्स क्या होता है? पर एडिशनल यूनिट पे जो टैक्स लगता है। बेसिकली होता क्या है, टैक्स में कुछ स्लैब्स होते हैं। लेट्स से 10,000 से 20,000 में आपको इतना टैक्स पे करने का, 10,000 से कम में आपको टैक्स नहीं पे करना। 20,000 के बाद आपको 20% पे करना है, 20,000 के 30,000 सॉरी 20,000 से 40,000 में आपको 20% पे करना है, 40,000 के बाद आपको 30% पे करना है। तो ये अब टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं। अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई, तो आपका और अगर आपका टैक्स स्लैब भी इंक्रीज़ हो गया, तो आपको जो एडिशनल टैक्स पे करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिनल टैक्स बोलते हैं। अब लेट्स से एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम है 10,000, उसको अलाउंस मिलता है, मैं बार-बार अलाउंस की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। अलाउंस मिलता है उसको 2,000, तो अब उसकी टोटल इनकम हो गई 8,000। अब कंपनी उसको अब मार्केट में क्या सीन है कि अगर आपकी इनकम 5,000 से 8,000 है, 5,000 से लेट्स से 7,000 है, तो आपको पे करना है 10%। जो आपका मार्जिनल टैक्स स्लैब है, वो है 10%, और 7,000 प्लस है 20%। तो अब इस इंडिविजुअल को 8,000 में अब अगले 2,000 रुपए के लिए 10% पे करना पड़ेगा, और नेक्स्ट 1,000 रुपए के लिए 20% पे करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल की इनकम बन जाएगी 10% ऑफ 2,000 प्लस 20% ऑफ 1,000, यानी ये बनता है 200 और 200, 400 रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल का पर्सनल टैक्सेशन खत्म होता है। आगे हम बढ़ते जाएँगे कंपनी टैक्सेशन की तरफ, कैपिटल गेन्स की तरफ। थैंक यू।